आंख पर कपड़ा रख लिया। कमरे में खामोशी छा गई। एक आदमी ने आहिस्ता से कहा, ये उन्हीं मासूम बच्चों की आह है। एक बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और अफसोस से बोली, जिसने कभी रहम नहीं किया, आज उस पर भी कोई रहम करने वाला नहीं। गांव के एक खामोश कच्चे घर में दो मासूम बच्चे जैनब और अहमद रहते थे। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि उनके साथ उनकी सौतेली माँ शबनम रहती थी, जिसके रवैये में नरमी कम और सख्ती ज्यादा थी। कच्चे घर का सहन खामोश पड़ा था। जैनब और अहमद जमीन पर बैठे हुए थे, थके हुए, भूखे और खामोश। तभी अचानक शबनम गुस्से में बाहर आई और चीखते हुए कहने लगी, तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ खेतों में काम करो। अगर आज काम नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। जैनब ने डरते हुए आहिस्ता से कहा, अम्मी, हम सुबह से काम कर रहे हैं, हम बहुत थक गए हैं। मगर शबनम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से से बोली, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, फौरन निकलो यहाँ से। अहमद ने खामोशी से अपनी बहन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, चलो बाजी, वरना वो हमें मारेगी। दोनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उठते हैं और कोने में रखी हुई अपनी खदालें उठा लेते हैं। उनके छोटे छोटे हाथों में वो भारी औजार उनकी मजबूरी की कहानी सुना रहे होते हैं। दोनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकल गए। उनके कदम भारी थे, दिल खौफ से भरा हुआ था और आंखों में आंसू थे। गांव के बाहर फैले हुए सुनसान और खुश्क खेत थे, जहां ना साया था ना आराम। वहीं जैनब और अहमद रोज आते थे। अपनी खदालों के साथ उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जमीन बहुत सख्त थी और उनके छोटे छोटे हाथ कमजोर थे। कुछ ही देर में उनके कपड़े मिट्टी से भर गए और पसीना उनके चेहरों से बहने लगा। जैनब थक कर रुक गई, उसकी सांस फूल रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, अहमद, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अहमद ने अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी थकन साफ नजर आ रही थी, मगर उसने हिम्मत करते हुए कहा, बस थोड़ा सा और बाजी काम मुकम्मल करना है, वरना वो हमें खाना भी नहीं देगी। दोनों बच्चों ने दोबारा हिम्मत की और मिट्टी खोदना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और सूरज ढलने लगा, मगर उनकी मेहनत खत्म ना हुई। शाम हुई और वो दोनों थके हारे वापस घर लौट आए, मगर घर पहुंचकर भी उन्हें सुकून न मिला। शबनम ने उन्हें देखते ही कहा, काम पूरा किया है या सारा दिन सुस्ती करते रहे हो? वो दोनों खामोश खड़े रहे। सर झुकाए शबनम ने गुस्से से उन्हें सिर्फ एक एक सूखी रोटी दे दी। ना सब्जी ना पानी। ठीक से उन्होंने खामोशी से वही सूखी रोटी खा ली। ना कोई शिकायत की, ना कुछ कहा। यही उनकी जिंदगी बन गई थी। हर दिन मेहनत, हर रात भूख, और ये सिलसिला एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चलता रहा। उन्हें अभी ये मालूम नहीं था कि इसी जमीन के नीचे एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कई दिन इसी तरह जुल्म सहते हुए गुजर गए, मगर एक दिन जैनब और अहमद की बर्दाश्त खत्म हो गई। उस दिन भी शबनम ने उन्हें बिना वजह डांटा और खाना देने से इनकार कर दिया। वो दोनों खामोशी से एक कोने में बैठ गए। जैनब की आंखों में आंसू थे। उसने आहिस्ता से कहा, अहमद, हम कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे? अहमद ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, बाजी यहाँ रहने से बेहतर है, हम कहीं और चले जाएं। जैनब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कहाँ जाएंगे हम? अहमद ने आहिस्ता से जवाब दिया, कहीं भी, बस यहाँ से दूर। दोनों कुछ देर खामोश रहे और फिर उन्होंने दिल ही दिल में एक बड़ा फैसला कर लिया। अगली सुबह जब सूरज निकला, शबनम ने हमेशा की तरह गुस्से में आवाज दी, जल्दी उठो और फौरन खेतों में जाओ। जैनब और अहमद खामोशी से उठ गए। उन्होंने अपनी खदालें उठाईं और घर से बाहर निकल गए, मगर उस दिन वो खेतों की तरफ नहीं गए। उन्होंने रास्ता बदल लिया और आहिस्ता आहिस्ता गांव से दूर जाने लगे। उनके कदम डरे हुए थे, मगर दिल में एक उम्मीद भी थी। जैनब ने आहिस्ता से पूछा, अहमद, हम कहाँ जा रहे हैं? अहमद ने बिना रुके जवाब दिया, बाजी, अब हम वापस नहीं जाएंगे। वो चलते रहे, यहाँ तक कि गांव खत्म हो गया और उनके सामने एक घना जंगल शुरू हो गया। वहीं उन्होंने रुकने का फैसला किया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे, भूख से निढाल और थकन से चूर। काफी देर चलने के बाद अचानक उनकी नजर एक पुरानी झोंपड़ी पर पड़ी। वो झोंपड़ी टूटी फूटी थी, जैसे कई सालों से वहां कोई ना आया हो। जैनब ने डरते हुए कहा, अहमद, ये जगह ठीक तो है ना? अहमद ने झोंपड़ी की तरफ गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, बाजी, हमारे पास और कोई जगह भी तो नहीं है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी के करीब गए, दिल में डर मगर एक उम्मीद भी थी। उन्होंने अंदर झांक कर देखा। अंदर कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ मिट्टी और खाली जगह, मगर उनके लिए वही एक सहारा था। उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया। उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि शायद वो इस जुल्म से दूर आ गए हैं, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये जंगल अभी उनकी ओर भी सख्त आजमाइश लेने वाला है। शाम हो चुकी थी, मगर अहमद और जैनब अभी तक घर वापस नहीं आए थे। शबनम दरवाजे पर खड़ी गुस्से में बोली, ये दोनों अभी तक कहाँ रह गए हैं? वो तेजी से घर से बाहर निकली और पड़ोस में जाकर पूछा, क्या तुमने अहमद और जैनब को देखा है? पड़ोसी ने सीधा जवाब दिया, नहीं, हमें नहीं पता। शबनम एक घर से दूसरे घर गई, हर जगह उसने यही पूछा।
अहमद और जैनब कहाँ हैं, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, हमें नहीं मालूम। अब शबनम के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों नजर आ रहे थे। वो वापस घर आई और दरवाजे पर खड़ी होकर अंधेरे में देखने लगी, मगर अहमद और जैनब कहीं नजर नहीं आए। उसे अंदाजा हो गया कि वो दोनों अब वापस नहीं आएंगे। गांव में आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैल गई कि अहमद और जैनब कहीं लापता हो गए हैं। चंद आदमी और औरतें एक जगह खड़े बात कर रहे थे। एक आदमी ने परेशानी से कहा, सुबह से दोनों बच्चे नजर नहीं आए, लगता है कहीं चले गए हैं। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे तो पहले ही फिक्र थी। वो थोड़ी देर रुकी, फिर आहिस्ता से बोली। शबनम का रवैया भी उनके साथ ठीक नहीं था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सारा दिन उन मासूम बच्चों से खेतों में काम करवाती थी। कुछ लम्हों के लिए सब खामोश हो गए। हर किसी के चेहरे पर फिक्र थी, मगर किसी को यह नहीं मालूम था कि अहमद और जैनब कहां जा चुके हैं। दूसरी तरफ अहमद और जैनब ने वो रात उसी झोंपड़ी में गुजारी। सुबह हुई तो जैनब ने आहिस्ता से कहा, भाई मुझे भूख लगी है। अहमद ने अपनी बहन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी। वो खुद भी भूखा था, मगर फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, तुम फिक्र ना करो बाजी, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर अहमद झोंपड़ी से बाहर निकल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल में आगे बढ़ने लगा, हर कदम पर एहतियात और दिल में हल्का सा खौफ। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक नहर पर पड़ी। वो करीब गया और पानी में झांक कर देखा, मछलियां तैर रही थीं। अहमद के चेहरे पर उम्मीद की एक झलक आई। उसने हाथ पानी में डाला। पहली बार कुछ न मिला, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार, फिर तीसरी बार। आखिरकार एक मछली उसके हाथ में आ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो फौरन मछली लेकर वापस झोंपड़ी की तरफ आया। जैनब ने जैसे ही मछली देखी, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। भाई हमें खाना मिल गया। दोनों ने मिलकर उसे पकाया और कई दिनों बाद सुकून से खाना खाया। खाने के बाद दोनों ने खामोशी से हाथ उठाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और आहिस्ता आहिस्ता अहमद और जैनब इस जंगल की जिंदगी के आदी हो गए थे। अब वो पहले की तरह हर वक्त डरे हुए नहीं रहते थे। शबनम के सख्त रवैये से दूर आकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो किसी बोझ से आजाद हो गए हों। अब उनका एक मामूल बन चुका था। कभी अहमद नहर से मछलियां पकड़कर ले आता और दोनों मिलकर उन्हें पका लेते, और कभी वो जंगल में जाकर दरख्तों से फल तोड़ लाते। इसी तरह वो दिन गुजार रहे थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर एक दूसरे का साथ था, और अब वो एक दूसरे के साथ ही खुश थे। उन्हें नहीं मालूम था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ शबनम अकेली घर में बैठी थी। घर बिल्कुल सुनसान हो चुका था। न अहमद की आवाज थी, न जैनब की। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और गुस्से से बड़बड़ाती, पता नहीं कहाँ चले गए हैं दोनों। कुछ देर बाद वो उठी और सहन से होती हुई खेतों की तरफ निकल गई। मगर आज सब कुछ मुख्तलिफ था। वही काम जो पहले बच्चों से करवाती थी, अब उसे खुद करना पड़ रहा था। उसने कुदाल उठाई और मिट्टी खोदना शुरू किया, मगर चंद ही लम्हों बाद वो रुक गई और गुस्से से सांस भरते हुए बोली, सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वो दोबारा काम में लग गई, लेकिन अब ना रफ्तार थी, ना वो आसानी। बार बार रुकती, इधर उधर देखती और फिर खामोश हो जाती। घर का सुकून, खेतों का काम, सब कुछ अब उस पर आ चुका था। कुछ लम्हों के लिए वो बिल्कुल खामोश खड़ी रही, जैसे कुछ सोच रही हो, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला और दोबारा काम में लग गई। उसे अभी भी ये एहसास नहीं था कि जिन बच्चों को वो बोझ समझती थी, वही उसका सबसे बड़ा सहारा थे। एक दिन अचानक जैनब की तबीयत खराब हो गई। वो झोंपड़ी के अंदर बैठी थी और कमजोरी से सहारा लेकर दीवार के साथ लग गई। अहमद ने जैसे ही उसे देखा, वो फौरन उसके पास आया। परेशानी से बोला, बाजी क्या हुआ तुम्हें? जैनब ने आहिस्ता से जवाब दिया, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है। ये सुनकर अहमद और भी परेशान हो गया। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो। फिर उसने इधर उधर देखा, ये सुनसान जंगल, ये टूटी हुई झोंपड़ी। उसने आहिस्ता से कहा, यहाँ तो कोई इलाज भी नहीं है। अगर तुम्हें किसी हकीम के पास ले जाऊं तो शायद तुम ठीक हो जाओ। जैनब ने कमजोर सी हाँ में सर हिला दिया। अहमद ने फौरन उसे सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे साथ लेकर जंगल के रास्ते पर चलने लगा। वो एहतियात से कदम रख रहा था ताकि जैनब को तकलीफ ना हो। काफी देर चलने के बाद वो जंगल के किनारे पहुंच गए। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले, अचानक उनकी नजर एक कच्ची मिट्टी की बनी हुई झोंपड़ी पर पड़ी। दोनों वहीं रुक गए। अहमद ने हैरानी से उस झोंपड़ी की तरफ देखा। अहमद एक लम्हा रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैनब को सहारा देते हुए उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने हल्के से दस्तक दी। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अंदर से हल्की सी आहट सुनाई दी और दरवाजा आहिस्ता से खुला। सामने एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने अहमद को गौर से देखा और नरम आवाज में पूछा, कौन हो बेटा, क्या बात है?
अहमद ने अदब से सर झुकाया और घबराई हुई आवाज में कहा, बाबा जी, अगर पानी मिल जाए तो हमें बहुत प्यास लगी है और मेरी बहन भी बीमार है। बुजुर्ग कुछ लम्हे खामोश रहे। वो दोनों को देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर नरमी आ गई। उन्होंने दरवाजा पूरा खोला और आहिस्ता से कहा, अंदर आ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। दोनों झोंपड़ी के अंदर आकर बैठ गए। बाबा जी ने फौरन एक बर्तन में पानी भरकर उनके सामने रख दिया। अहमद ने जैनब को सहारा दिया और पहले उसे पानी पिलाया, फिर खुद भी चंद घूंट पिए। कुछ देर बाद अहमद ने हिम्मत करके बाबा जी की तरफ देखा और बोला, बाबा जी, मेरी बहन बीमार है, क्या यहाँ करीब में कोई हकीम है ताकि मैं उसे वहां ले जा सकूं? बाबा जी ने सुकून से उसकी बात सुनी, फिर नरमी से बोले, बेटा फिक्र ना करो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहकर उन्होंने अपनी एक छोटी सी गठरी खोली और उसमें से जड़ी बूटियों की दवा निकाली। फिर जैनब की तरफ देखकर कहा, बेटा ये ले लो, इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। जैनब ने आहिस्ता से दवा ली और पानी के साथ खा ली। बाबा जी ने फिर दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग कुछ देर यहीं आराम करो। जैनब वहीं झोंपड़ी के अंदर लेट गई और अहमद उसके पास बैठकर खामोशी से उसे देखता रहा। चंद घंटों के बाद जैनब ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अहमद फौरन उसके करीब आया और परेशानी से बोला, बाजी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, भाई अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर अहमद ने फौरन सर झुकाकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी दौरान बाबा जी भी उनके करीब आए और नरमी से पूछा, बेटी अब कैसी हो? जैनब ने अदब से जवाब दिया, बाबा जी अब मैं ठीक हूँ। बाबा जी ने फिर पूछा, तुम लोगों ने कुछ खाया है? अहमद ने आहिस्ता से कहा, नहीं बाबा जी, अभी नहीं खाया। ये सुनकर बाबा जी उठे और थोड़ी देर बाद चंद रोटियां और सालन ले आए। उन्होंने दोनों के सामने रखकर कहा, ये खा लो बेटा। दोनों ने खामोशी से खाना खाया, जैसे काफी अरसे बाद उन्हें सुकून से खाना मिला हो। खाने के बाद बाबा जी ने अहमद की तरफ देखा और पूछा, बेटा तुम लोग कहाँ रहते हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? ये सुनते ही अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर भारी आवाज में बोला, बाबा जी, हमारे माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं। इसके बाद हम सौतेली माँ के साथ रहते थे। वो एक लम्हा रुका, फिर दोबारा बोला, मगर वो हमसे बहुत सख्ती करती थी। सारा दिन हमसे खेतों में काम करवाती थी। हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अहमद ने आंखें साफ करते हुए कहा, इसीलिए हमने वो घर छोड़ दिया और जंगल में आकर रहने लगे। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी है, अब हम वहीं रहते हैं। वो खामोश हो गया, अब हमारा कोई नहीं है। अहमद कुछ लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर उसने बाबा जी की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, बाबा जी, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, अल्लाह आपको इसका अजर दे, अब हम चलते हैं। जैनब भी खामोशी से वहीं बैठी रही और अहमद की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। बाबा जी ने दोनों को गौर से देखा, कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर हल्की सी आवाज में बोले, ठहरो बेटा अभी। दोनों एकदम खामोश हो गए। अहमद ने हैरानी से बाबा जी की तरफ देखा और झोंपड़ी के अंदर एक संजीदा सा माहौल बन गया। बाबा जी ने दोनों को देखा और आहिस्ता से बोले, बेटा जिनका कोई नहीं। फिर वो कुछ लम्हे रुके और कहा, तुम दोनों का इस जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी अकेला हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। अहमद खामोश हो गया। उसने जैनब की तरफ देखा। जैनब भी खामोशी से उसी की तरफ देख रही थी। अहमद ने दिल में सोचा, बाबा जी ठीक कह रहे हैं, बुजुर्गों की बात में हमेशा खैर होती है। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है बाबा जी, हम आपके साथ रहेंगे। ये सुनते ही बाबा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम समझदार हो। और उस दिन के बाद वो दोनों बाबा जी के साथ ही रहने लगे। सुबह होती तो बाबा जी अहमद को अपने साथ जंगल लेकर जाते, जबकि जैनब झोंपड़ी में रहकर सफाई करती और घर के काम संभालती रहती। जंगल में बाबा जी अहमद को मुख्तलिफ जड़ी बूटियां दिखाते और समझाते, बेटा ये बुखार के लिए होती है और ये दर्द की दवा है, इन्हें पहचानना सीखो। अहमद पूरी तवज्जो से सुनता, जैसे हर बात अपने दिल में बिठा रहा हो। शाम होने तक वो दोनों वापस झोंपड़ी आ जाते, जहां जैनब उनका इंतजार कर रही होती। बाबा जी के पास रोज लोग आते, अपनी बीमारियां बताते और वो उन्हें जड़ी बूटियों से दवा देकर वापस भेज देते। जाते वक्त लोग अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ पैसे दे जाते थे। एक दिन बाबा जी ने वही पैसे अहमद के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा ये ले लो, बाजार जाकर आटा दाल और जो जरूरत हो ले आओ। अहमद ने अदब से सर हिलाया और पैसे संभाल ली। फिर वो बाजार गया और वापस आकर सामान जैनब के हवाले कर दिया। जैनब खामोशी से वो चीजें संभालती और खाने की तैयारी में लग जाती। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी एक नए अंदाज से गुजरने लगी। दूसरी तरफ शबनम अकेली अपने कच्चे घर में चारपाई पर पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी, जैसे कई दिनों से बीमार हो। घर बिल्कुल खामोश था, ना कोई आवाज, ना कोई पूछने वाला। वो आहिस्ता से करवट बदलती है और दर्द से कराह उठती है, फिर कमजोर आवाज में पुकारती है, कोई है, पानी दे दो। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है।
कुछ देर बाद वो हिम्मत करके उठती है और लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचती है। फिर बाहर निकलकर पड़ोस की तरफ देखती है। वो एक घर के करीब जाकर आहिस्ता से कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई पानी दे दो। मगर अंदर से एक औरत की आवाज आती है, जब तुम्हारे पास वो बच्चे थे तब तुमने उनका ख्याल नहीं रखा, आज हम क्यों करें। ये सुनकर शबनम खामोश हो जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने घर की तरफ लौटती है और फिर उसी चारपाई पर आकर लेट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है, काश अहमद और जैनब यहाँ होते, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन बाबा जी झोंपड़ी के बाहर बैठे थे। अहमद और जैनब भी वहीं पास बैठे थे। बाबा जी ने उन्हें अपने करीब बुलाया और आहिस्ता से बोले, बेटा आज मैं तुम्हें एक बात बताने लगा हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। दोनों खामोशी से उनकी तरफ देखने लगे। बाबा जी ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, इस जंगल में एक जगह है जहां एक मटका दबा हुआ है। मैंने उसे खुद देखा था, मगर मेरे हाथ कमजोर हो चुके हैं। अब मुझमें इतनी ताकत नहीं कि उसे निकाल सकूं। फिर उन्होंने अहमद की तरफ देखा और कहा, यह काम तुम्हें बड़ी समझदारी और खामोशी से करना होगा, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अहमद ने संजीदगी से सर हिला दिया। उसी रात तीनों आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ निकले। अंधेरा था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। काफी देर चलने के बाद बाबा जी एक जगह रुक गए और जमीन की तरफ इशारा करते हुए बोले, यही जगह है बेटा, यहां खोदो। अहमद ने फौरन कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। अहमद ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और वहां से एक मिट्टी का मटका नजर आने लगा जो आधा जमीन में दबा हुआ था। अहमद ने मिट्टी हटाकर मटका मुकम्मल बाहर निकाल लिया। मटका दरमियाने साइज का था और काफी पुराना लग रहा था। बाबा जी ने कहा, यहां ना खोलो, इसे झोंपड़ी ले चलते हैं। अहमद ने मटका उठाया और तीनों वापस झोंपड़ी आ गई। झोंपड़ी में पहुंचकर अहमद ने मटका जमीन पर रख दिया। बाबा जी ने कहा, अभी आराम करो, सुबह इसे खोलेंगे। अहमद और जैनब ने सिर हिला दिया और खामोशी से लेट गए, मगर दोनों की नजरें बार बार मटके पर जा रही थीं। सुबह हुई तो अहमद, जैनब और बाबा जी मटके के पास बैठे थे। बाबा जी ने आहिस्ता से मटके का ढक्कन उठाया। जैसे ही मटका खुला, उसके अंदर सोना, चांदी और जेवरात चमक रहे थे। अहमद और जैनब हैरानी से उसे देखने लगे और बाबा जी खामोशी से उन्हें देखते रहे। बाबा जी ने दोनों पर नजर डाली और आहिस्ता मगर संजीदा लहजे में बोले, बेटा ये जो कुछ भी है अब तुम्हारा है, मगर हर चीज को वक्त पर इस्तेमाल करना ही समझदारी होती है। वो चंद लम्हे रुके, फिर नरमी से कहा, इसे अभी हाथ ना लगाना, इसे संभाल कर रखो, जब वाकई जरूरत पड़ेगी तब यही तुम्हारे काम आएगा। अहमद ने पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनी, फिर सर झुकाकर बोला, जी बाबा जी, हम इसे अमानत समझकर संभाल कर रखेंगे। जैनब ने भी खामोशी से सर हिला दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था और उस दिन से वो खजाना उनके लिए सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। अहमद अब पहले जैसा छोटा बच्चा नहीं रहा था। वो समझदार और मजबूत नौजवान बन चुका था और जैनब भी अब बड़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ एक संजीदगी भी आ गई थी। बाबा जी के साथ रहते हुए अहमद ने बहुत कुछ सीख लिया था और इसी तरह उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। एक दिन अचानक बाबा जी की तबीयत खराब हो गई। वो झोंपड़ी के अंदर चारपाई पर लेटे थे, जबकि अहमद और जैनब उनके पास बैठे परेशान थे। अहमद ने बेचैनी से कहा, बाबा जी हम आपको शहर ले जाते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। बाबा जी ने आहिस्ता से आंखें खोली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, नहीं बेटा, मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। यह सुनकर जैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से रोने लगी। बाबा जी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना और कभी गलत रास्ता मत इख्तियार करना। अहमद ने झुके हुए सर के साथ उनकी बात सुनी, मगर कुछ बोल न सका। चंद लम्हों बाद बाबा जी की सांस आहिस्ता आहिस्ता रुक गई और वो खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। अहमद और जैनब वहीं बैठे रह गए, खामोश और तन्हा। बाबा जी की तदफीन के बाद चंद दिन गुजर गए। अहमद और जैनब खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर अब जिम्मेदारी का एहसास पहले से ज्यादा हो चुका था। एक दिन अहमद ने जैनब की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, बाबा जी ठीक कहते थे, ये खजाना मुश्किल वक्त के लिए होता है और अब वक्त आ गया है कि हम इसे इस्तेमाल करें। जैनब ने खामोशी से सर हिला दिया। अहमद ने एहतियात से सारा खजाना एक कपड़े की थैली में रखा और कहा, चलो शहर चलते हैं। दोनों शहर पहुंचे और एक बड़ी सुनार की दुकान में दाखिल हुए। अहमद ने थैली आगे रखते हुए कहा, हम ये बेचना चाहते हैं। दुकानदार ने गौर से सब कुछ देखा, फिर हैरानी से उनकी तरफ देखा
और एक बड़ी रकम उनके सामने रख दी, इतनी कि वो खुद भी सोच नहीं सकते थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चेहरों पर खामोश खुशी थी। वो रकम लेकर वापस झोंपड़ी आ गई। कुछ दिनों बाद अहमद ने फैसला किया, अब हम यहाँ एक नया घर बनाएंगे, और फिर उसी जगह उसी झोंपड़ी के पास एक खूबसूरत घर बनना शुरू हुआ। चंद ही दिनों में वो घर तैयार हो गया और अब अहमद और जैनब वहीं अपनी नई जिंदगी सुकून और खुशी के साथ गुजारने लगे। दूसरी तरफ गांव में अचानक एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। लोग परेशान हो गए। हर तरफ यही बात हो रही थी कि ये बदबू आखिर कहां से आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता चंद लोग इस बदबू के पीछे चलते हुए एक घर के करीब जा पहुंचे। वो घर शबनम का था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दिल में अजीब सा खौफ था। आखिरकार एक आदमी ने हिम्मत की और दरवाजा धीरे से खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, सबके कदम वहीं रुक गए। शबनम जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और लग रहा था जैसे कई दिनों से वो इसी हालत में अकेली पड़ी हूं। कुछ लोगों ने फौरन अपने नाक पर कपड़ा रख लिया। कमरे में खामोशी छा गई। एक आदमी ने आहिस्ता से कहा, ये उन्हीं मासूम बच्चों की आह है। एक बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और अफसोस से बोली, जिसने कभी रहम नहीं किया, आज उस पर भी कोई रहम करने वाला नहीं। सबके चेहरे संजीदा हो गए। आखिरकार गांव वालों ने इंसानियत के नाते उसकी तदफीन कर दी। मगर इस घर की खामोशी और इस अंजाम की कहानी हर किसी के दिल में एक सबक छोड़ गई। दूसरी तरफ अहमद और जैनब अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुके थे। वही जगह है जहां कभी एक टूटी हुई झोंपड़ी थी, अब एक खूबसूरत घर खड़ा था। उनके चेहरों पर सुकून था, दिल में शुक्र था। उन्होंने मुश्किल वक्त देखा था और अब आसानी की कदर करना सीख लिया था। जिंदगी यही सिखाती है, जो दूसरों के साथ करते हैं वही एक दिन हमारे सामने आता है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली कहानी में।